नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग अपनी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और कोपेन क्लासिफिकेशन में जो हमारा चौथा क्लाइमेट टाइप है यानी डी टाइप क्लाइमेट, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं और एनालाइज करते हैं ताकि हम इसके क्वेश्चंस को एग्जाम में करेक्टली अटेम्प्ट कर सकें। सो लेट्स मूव ऑन। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आते हैं डी टाइप क्लाइमेट में। तो आप इस मैप में देख सकते हैं सारे डी टाइप क्लाइमेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम थोड़ा सा इसकी समरी देखते हैं। तो दोस्तों, अब तक के लेक्चर में हमने देखा, सपोज ये हमारी अर्थ थी, ये हमारा इक्वेटर था। इसके जो ट्रॉपिकल जोन था उसमें मेजरली ट्रॉपिकल टाइप क्लाइमेट पाए जाते थे, जिसको हम ए से डिनोट करते थे। उसके बाद इसके बीच में सब ट्रॉपिकल रीजन्स और जो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न थे, वहां पर ड्राई क्लाइमेट पाए जाते थे, जिसको हम बी से डिनोट करते थे। उसके बाद जब हम इसके और नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़े तो हमने देखा कि 30 के ऊपर यानी 30 से 45 के रीजन को, जो कि हमारा वार्म टेम्परेट रीजन होगा। तो मतलब कि लेट मी ड्रॉ इट। ये हमारा शॉर्ट ऑफ 30 से 45 का जो रीजन होगा वार्म टेम्परेट रीजन होगा, और इसको हम लोग क्या कहते थे? वार्म टेम्परेट क्लाइमेट, जिसको हम सी से डिनोट करते थे ना। और इसके क्लासिफिकेशन को हमने पिछले लेक्चर में देखा। तो इसके जो नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में यानी कि 45 डिग्री से लेकर के जो सब पोलर लो है यानी 70 डिग्री के आसपास तक का इलाका, वो हमारा डी टाइप क्लाइमेट के अंतर्गत आएगा। ठीक है। अच्छा, इसके दो नाम हैं। वन नेम इज कोल्ड स्नो फॉरेस्ट। ठीक है, हमारी एनसीईआरटी में ये वाला नाम मेंशन है कि कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट, और अदर नेम इज कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। तो चलिए पहले हम इन दोनों के रीजंस को देखते हैं। तो सपोज कर लीजिए कि 45 से जो 60 का इलाका था, ठीक है, आपको पता था कि अगर ये हमारी अर्थ थी ना, और इस अर्थ में सदर्न हेमिस्फीयर होगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा। और हमें तो ये पता है कि जो हमारा ये जो सदर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पर ओशियन का अमाउंट लैंड से बहुत ज्यादा है। ठीक है। और जो चिली का हमारा जो रीजन है, चिली के नीचे चिली एंड सदर्न पार्ट ऑफ अर्जेंटीना, तो वहां पे हमारा मैक्सिमम मतलब ये खत्म हो जाता है सदर्न हेमिस्फीयर के लैंड। उसके बाद तो सीधा हमें अंटार्कटिका ही मिलता है। तो देयरफॉर डी क्लाइमेट इज सच व्हिच इज वेरी मेजरली फाउंड इन ओनली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। बल्कि जो हमारा ट्रॉपिकल क्लाइमेट था या फिर वार्म टेम्परेट क्लाइमेट था, इवन डेजर्ट यानी ड्राई क्लाइमेट्स, वो दोनों हेमिस्फीयर में पाए जाते थे। बट दिस डी क्लाइमेट इज स्पेशल, जो हमारा नॉर्दर्न डायरेक्शन में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मेजरली पाया जाता है। और वो भी कहाँ पे? हमारा यूरोप ना, हमारा नॉर्थ अमेरिका। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। तो चलिए अब हम लोग पहले इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो इसके पहले एक चीज कि डी टाइप क्लाइमेट हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज कॉल्ड DF एंड अदर इज DW। ठीक है। F डिनोट कर रहा है कि ऐसे रीजन जहां पर साल भर प्रेसिपिटेशन होगा, और W डिनोट कर रहा है ऐसा रीजन जहां पर नो रेनफॉल इन विंटर होगी। ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारा कुछ सवाना से मिलता जुलता है ना। सवाना वाज नोटेड बाय AW, मतलब ट्रॉपिकल रीजन के, ट्रॉपिकल क्लाइमेट के ऐसे हिस्से जहां पर नो रेनफॉल इन विंटर थी। ठीक है। और DF हमारा किससे मिलता जुलता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी AF से।
ठीक है। एंड देयर वाज मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, जिसको हम CFB से डिनोट करते थे, एंड ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, जिसको हम CFA से डिनोट करते थे। तो आपके लिए एक रिवीजन की एक्सरसाइज है, आप लोग 5 मिनट का टाइम निकाल करके सोचिएगा कि ये जैसे DF, AF और ये CF, CFA, CFB में क्या डिफरेंसेस हैं ना, व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस, एंड मेजरली लाइक प्रेसिपिटेशन में क्या डिफरेंस है, और प्रेसिपिटेशन वुड बी वन थिंग, टेम्परेचर रेंज वुड बी अनदर थिंग, एंड थर्ड वन इज व्हाट द डिफरेंस इन वेजिटेशन, ठीक है। और चौथा आपके इंटरेस्ट के लिए कि या फिर इन रीजन के जो सोशियो इकोनॉमिक कंस्ट्रक्ट हैं, सोशियो इकोनॉमिक लेवल हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो पहले आप इधर इसमें देखिए, नीचे ये जो इसमें ये DF ABCD ना, यहां नीचे तो ABCD तो हमारा डिनोट करता था कि टेम्परेचर कहां पे कम है, कहां पे ज्यादा है। हायर टेम्परेचर मतलब A, फिर उससे कम टेम्परेचर मतलब B, फिर उससे कम टेम्परेचर C, फिर और ठंडा मतलब D। तो हमें इतना डीप में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो हम इन सबको क्या मानेंगे, DF, ठीक है। तो हम अपने मैप में देखते हैं, ये जो ब्लू कलर है ये हमारा DF हो गया, ये हमारा DF हो गया, ठीक है। और जो इसमें डार्क पर्पल, ये 3 रीजन, ये हमारे किसके हो गए, DF, मतलब यहाँ पे हमेशा प्रेसिपिटेशन होता है ईयर अराउंड। और जो ये हमारा नेवी ब्लू वाला रीजन, ये जो पूरा रीजन है, ये हमारा हो जाएगा DW वाला, मतलब कि देयर इज नो रेनफॉल इन विंटर, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग होगा कि अब हम इनके मैकेनिज्म को देखें कि किस प्रकार से यहाँ पर साल भर पानी बरसता है ना, क्यों DW में विंटर में प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है। तो इससे हमें बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी, यहाँ की वेजिटेशन के बारे में हमें पता चलेगा। फिर हमें पता चलेगा कि सन इस जगह को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। हमें ये तो पता था कि सन ट्रॉपिकल रीजन को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, वार्म टेम्परेट को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, लेकिन अब वो डी टाइप को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, वाटर करंट्स कैसे इन्फ्लुएंस कर रही हैं ना। वाटर करंट्स तो हमारी कोल्ड वाटर करंट्स तो हर जगह ड्राई क्लाइमेट बनाती थी, कहीं स्टेपीज बनाती थी और कहीं डेजर्ट बनाती थी, आइदर कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट। तो यहाँ पर उनका क्या इन्फ्लुएंस है ना। और आपके लिए हिंट आगे की कहानी के लिए, साइक्लोन्स हमारे कैसे ट्रॉपिकल रीजन्स में तबाही लाते थे ना। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर सो मच इंपॉर्टेंट फॉर ब्रिंगिंग रेन। तो यहाँ पर साइक्लोन कैसे काम करेंगे। और एक चीज अगर आपको याद हो ना, आई होप कि आपको याद होगा, दीज आर द रीजन जो डी क्लाइमेट का रीजन है, यानी कि अबव 45 से लेकर 70 के आसपास का। इस रीजन में हमारे एंटी साइक्लोन्स, इस रीजन्स में हमारे एंटी साइक्लोन्स पाए जाते हैं। तो क्या उनका क्या इन्फ्लुएंस होने वाला है। तो बहुत सारी मजेदार चीजें हैं, लेट्स अनपैक इट वन बाय वन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो हमने देखा था, लेट मी चेंज कलर। जो मेजरली ये सारे रीजन थे, ठीक है, दीज वर DF, ठीक है। तो अब हम इसके मैकेनिज्म को समझने का प्रयास करते हैं। ये इसके बगल में ये नॉर्वे की करंट जा रही है एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये दोनों हमारी वार्म मोशन करंट है। वार्म मोशन करंट होने के कारण यहां पर थ्रू आउट द ईयर हीट ज्यादा रहेगी। अच्छा, यही तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और नॉर्वे की करंट यही तो काम करती है कि हमारे यूरोप में
रहने के लिए कंडीशंस बनाती हैं, वहां पे इन्होंने सिविलाइजेशन को पॉसिबल बनाया है ना। तो इसी गर्मी के कारण जो इसके ऊपर का रीजन होगा, थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी होगी। ठीक है, दिस इज पॉइंट 1। तो चलिए यहाँ के मैकेनिज्म को समझने के लिए हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला सीजन है समर का सीजन, ठीक है। तो लेट से समर का सीजन है, ठीक है। अब हमें पता है कि इस रीजन में वेस्टर्लीज चलती हैं ना। तो सपोज ऐसे वेस्टर्लीज चल रही थी, तो फिर वेस्टर्लीज एक पॉसिबल मैकेनिज्म हो सकता है कि वेस्टर्लीज यहां से रेनफॉल को, नॉट रेनफॉल बट मॉइस्ट एयर को लाएं और यहां लैंड के भीतर उनको लाएं और इससे यहां पे पानी, ठीक है। बट जैसा कि हम जानते हैं वेस्टर्लीज की हाइट कितनी होती है, वेस्टर्लीज चलती है हमारी 5 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर ना। तो क्वेश्चन उठता है कि क्या यहाँ पे सन के इंसुलेशन से इतना गर्म होकर के ये कन्वेक्शनल रेनफॉल हो पाएगी? तो आंसर इज नो। कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है लेकिन बहुत नेग्लिजिबल होती है ना। और जो यहाँ के मॉइस्चर होंगे, क्योंकि ये हमारा 45 के ऊपर का रीजन है ना, लेट्स आप मान लो 50-55 के आसपास का जो रीजन है ना, तो यहाँ पर उतनी गर्मी तो है नहीं जितना कि हमारे वार्म टेम्परेट रीजन में है। तो वो मॉइस्चर उतना ऊपर नहीं उठेगा जिससे कि वो क्लाउड का फॉर्मेशन कर पाए। इट कांट बी अ पॉसिबल मैकेनिज्म, ठीक है। कि सपोज कर लीजिए कि जहां पे वार्म ओशन करंट थी, तो वहां का जो एयर मास होगा वार्म एयर मास होगा, ठीक है। और वो वार्म एयर मास ऊपर की तरफ उठेगा, ठीक है। अब समर के सीजन में हमें पता है लैंड ज्यादा गर्म होता है, ठीक है। तो लेट्स से अगर कोई ओशियन बॉडी थी और बगल में उससे जुड़ा हुआ लैंड था, तो समर के सीजन में लैंड ज्यादा गर्म हो रहा था। लेकिन अब जब लैंड ज्यादा गर्म होगा तो ओशन से लैंड की तरफ सी ब्रीज हमारी चलेंगी ना, जो कि मॉइस्चर को लाएंगी। लेकिन अगर इस केस में एक चीज और थी कि वार्म ओशन करंट बह रही थी। बिकॉज ऑफ वार्म ओशन करंट जो वाटर बॉडी है उसका टेम्परेचर ज्यादा गर्म होगा ना, और टेम्परेचर ज्यादा गर्म होने का मतलब होगा कि यहां पर सी ब्रीज चलेंगी, सॉरी लैंड ब्रीज चलेंगी। तो हम इस फिगर में देख सकते हैं कि यहां पर हमारी लैंड ब्रीज चलेंगी ना, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस नॉर्वे करंट एंड नॉट अटलांटिक ड्रिफ्ट करंट, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन ज्यादा गर्म होने वाला है ना। तो इस कारण से तो यहाँ पे पानी बरसना नहीं चाहिए। तो अब हम इसकी आगे देखते हैं कि यहाँ पर ये प्रेसिपिटेशन होता कैसे है। अब इधर देखिए, अगर वार्म एयर मास ऊपर उठेगा, ठीक है, तो लैंड के आसपास में का कोल्ड एयर मास होगा, ठीक है। कोल्ड एयर मास मूवमेंट करके उधर उसकी जगह लेने के लिए आएगा, ठीक है। ऑल जितने भी ठंडे एयर मास होंगे सब उसकी जगह लेने के लिए आएंगे। तो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि ये कोल्ड एयर मास हमारा है और ये वार्म एयर मास उससे ऊपर है, ठीक है। दोनों ऐसे टकराएंगे, दोनों ऐसे मूवमेंट करेंगे। तो इसका परिणाम ये होगा कि वार्म एयर मास हमारे ऐसे कोल्ड एयर मास के ऊपर आकर के इकट्ठा होने लगेगा। तो ये कुछ कंडीशन आपको याद आ रहा है ना, टेम्परेचर इन्वर्जन जैसी कंडीशन है। इससे तो और प्रेसिपिटेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन जब ऐसे होगा तो जहां पर ये कोलिजन के बाद जहां पर ये मिलेंगे, यहां पर हमारा फ्रंट का फॉर्मेशन होता है। वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास जहां पे मिले वहां पर हमारा फ्रंट का फॉर्मेशन हुआ, और साथ में ये रीजन बहुत अनस्टेबल होता है। तो
यहां पर हमारे बनने लगते हैं साइक्लोन्स। बिकॉज ऑफ दीज फ्रंट्स यहां पर हमारे साइक्लोन्स बनने लगते हैं। एंड ये साइक्लोन्स हमारे कहां बन रहे हैं? ये साइक्लोन्स हमारे मिड लैटिट्यूड रीजन में बन रहे हैं। तो मतलब हमारे मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स बनने लगे हैं और यही साइक्लोन्स हमारे यहां से बारिश करवाते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब हम अपने तो इसका मतलब यहां पर हमारे साइक्लोन्स बनने लगे इस रीजन में, और वो साइक्लोन्स हमारे मूवमेंट कर रहे थे, और उन साइक्लोन के मूवमेंट्स के कारण इन रीजन में रेनफॉल हो रही थी। ठीक है, तो अब हम एक चीज और देखते हैं। अभी हमने हमारे समर के मंथ को देखा, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि ये साइक्लोन हमारा किस मंथ में स्ट्रांग होगा? तो लेट्स कम बैक हियर। एक सेकेंड। तो हमारी जो अर्थ थी, और सपोज समर का महीना था, तो जब समर का महीना होता है, समर का टाइम होगा, तो जो हमारा वहां का लैंड बॉडी था वो भी गर्म होगा। ठीक है, मतलब वहां पे हीट इंसुलेशन ज्यादा होगी। तो जब वो गर्म होगा लैंड मास, यानी यूरोप का एरिया हमारा गर्म होगा, और वार्म ओशन करंट वो तो हमेशा से गर्म थी ना, तो वार्म एयर मास इधर, तो मैं इसको कह देता हूँ WC, मतलब सॉरी WO हमारा ओशन का एयर मास है, और WL ये हमारा वार्म एयर मास है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो प्रेशर का डिफरेंस क्या होगा? कम हो जाएगा। यानी कि जो हमारा प्रेशर ग्रेडियंट होगा, PX होगा, वो हमारा कम हो जाएगा। और जब ये प्रेशर ग्रेडियंट का हमारा कम होता है, तो जो हमारी विंड फोर्सेस होगी, विंड की वेलोसिटी होगी, वो भी हमारी कम हो जाएगी। दोस्तों, मैं थोड़ा फिजिक्स का स्टूडेंट हूं, तो मैं फिजिक्स की नोटेशन को यूज कर रहा हूं। ठीक है, और विंड की वेलोसिटी कम होगी, तो जो हमारा साइक्लोन बनेगा ना, सॉरी, जो हमारा साइक्लोन बनेगा, मिड लैटिट्यूड साइक्लोन, गंदा सा साइक्लोन है लेकिन, तो ये जो हमारा साइक्लोन बनेगा ना, इसकी वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। मतलब समर के मंथ में साइक्लोन हमारा वीक होगा। तो वीक साइक्लोन हमारा प्रेसिपिटेशन कराएगा। ठीक है, तो ये एक हमारा कॉज होगा यहां पर पानी बरसाने का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अब हमारे विंटर के टाइम में क्या होगा। तो देखें, तो सपोज जब हमारा जब हमारा विंटर का टाइम होगा, तो हमारा लैंड बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो W का यूज मैं कर रहा हूं एयर मास के लिए। ठीक है, तो ये WL ये बहुत कोल्ड होने वाला है, और हमारा ओशन वाला है वो तो वार्म ओशन करंट है, तो हमेशा वार्म रहेगी, वार्म एयर मास रहेगा। तो इस बार दोनों के बीच का जो प्रेशर का डिफरेंस है, यानी प्रेशर ग्रेडियंट है, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, और इस कारण से वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाएंगी जो भी हमारी विंड्स होंगी। ठीक है, और इस कारण से जो हमारा मिड लैटिट्यूड साइक्लोन बनेगा वो बहुत ज्यादा इंटेंस होगा, और विंटर के मंथ में हैवी प्रेसिपिटेशन होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, रेनफॉल नहीं होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, यानी कि स्नोफॉल्स होंगी। ठीक है, तो ये जो साइक्लोनिक स्ट्रक्चर्स हैं, इनके कारण से तो हम यहां देख सकते हैं, इसके कारण से पेन में कोई दूसरी लगा लूं। इस कारण से इन सारे रीजन में, बिकॉज ऑफ दीज मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स, हर साल भर बारिश होगी। ठीक है, अब आप मुझसे फिर एक काउंटर क्वेश्चन करोगे, अच्छा हम ये DF के बारे में तो समझ गए सर, अब DW का क्या?
क्योंकि यहाँ पे सपोज हमारे मिड लैटिट्यूड साइक्लोन यहाँ पर हमारे बने थे ना। अब आप कहोगे कि सर ये जो साइक्लोन बना था ना, ये ट्रेवल करते करते यहाँ तक आएगा ना। तो अगर ये ट्रेवल करते करते यहाँ तक आएगा तो बारिश कराता। तो मैं कहता कि साइक्लोन बना है, इसकी इंटेंसिटी तो खत्म हो जाएगी ना, इतनी दूर ट्रैवल करते करते तो फिनिश हो जाएगा। तो आप कहोगे कि अगर ये फिनिश होता तो साल के 12 महीने फिनिश होता ना। तो इसका मतलब कि जो इस रीजन में जहां पर हमारा DW बन रहा है, यहां पर तो साल भर बारिश नहीं होनी चाहिए थी, देयर वुड बी नो प्रेसिपिटेशन। तो इसका माजरा क्या है? तो चलिए हम लोग इसको भी समझते हैं। तो ये जो हमारा रीजन था इस साइड का, ठीक है, ये रीजन हमारा मतलब समवॉट रशिया का रीजन एंड वेरी नॉर्थ ऑफ चाइना, ठीक है, ये हमारा जो DW में आ रहा था। अब आप इधर देखिए, ये हमारा साइबेरिया का रीजन है, ठीक है, आई होप आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये जो हमारा साइबेरिया का रीजन है, ठीक है, तो हम सपोज कर रहे हैं हमारा विंटर मंथ चल रहा है, विंटर सीजन, तो यहां पर बहुत सारी ठंडक होगी, ठीक है। इसके पास में ये कोल्ड करंट भी है, ओयाशिवो की करंट, तो ये ठंडक को और ज्यादा बढ़ाएगी। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि ये लैंड बॉडी ज्यादा ठंडी होगी या ये ओयाशिवो की करंट के पास का ओशन? तो ऑब्वियस आंसर वुड बी कि ये वाटर करंट तो हमेशा हमेशा की ठंडी है, गर्मी में भी ठंडी रहेगी, तो यहाँ का जो एयर मास होगा वो ज्यादा ठंडा होगा, ठीक है। तो यहाँ का एयर मास भी इस ओर ऐसे मूवमेंट करेगा, ठीक है। अब यहाँ इसके ऊपर हमारा सब पोलर लो था 70 के पास में, तो उस लो प्रेशर से भी हमारी इस साइड आएंगी ना। तो जब कहीं भी इंटेंस हाई प्रेशर है, ठीक है, इंटेंस हाई प्रेशर है और यहां से सब पोलर लो के पास हवाएं आ रही हैं, तो यहां पर क्या बनेगा? दिस वुड बी एंटी साइक्लोन स्ट्रक्चर। यहां पे हमारा ये एंटी साइक्लोन बनेगा। अच्छा, अब एंटी साइक्लोन होगा तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? तो जैसे कि एक सेकेंड, तो जब साइक्लोन बनता था तो ये हमारा लो प्रेशर था, ठीक है, इसकी तरफ हमारे हाई प्रेशर इसके पास में आते थे, ठीक है। अब जैसे ही हाई प्रेशर वो लो प्रेशर की तरफ जाएगा तो वो भी अंदर से उठ करके ऐसे ऊपर की ओर जाने लगता था, मतलब क्लाउड का फॉर्मेशन और होता था ना, क्लाउड का फॉर्मेशन हमारा और होता था, तो इसलिए हमारा रेन भी ज्यादा होता था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एंटी साइक्लोन में क्या होता है। एंटी साइक्लोन में एक हमारा इंटेंस हाई प्रेशर होता है, इसको मैं HP से कह देता हूं, और जितने भी लो प्रेशर होते हैं इधर आने लगते हैं। तो आप देख रहे हो, जब लो प्रेशर खुद ही नीचे आके सिंक होगा तो वो ऊपर जाकर के बादल थोड़ी ना बनाएगा। तो जहां पर भी एंटी साइक्लोन होगा वहां पर रेनफॉल हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पे क्लाउड्स बनेंगे ही नहीं, हमारा चाहे जितना भी मॉइस्चर होगा वो पानी ऊपर जाएगा ही नहीं ना। तो इस कारण से एंटी साइक्लोन प्रेसिपिटेशन को हमेशा कम करता है, ठीक है। तो एंटी साइक्लोन बना, तो इस कारण से ये एंटी साइक्लोन यहां पर
विंटर के मंथ में पानी बरसाने से रोकता है, इस कारण से देयर वुड बी नो रेनफॉल इन विंटर, हेंस इट कुड बी कॉल्ड DW क्लाइमेट। अब आप मुझसे कहोगे अच्छा तो समर में बारिश कैसे होगी, क्योंकि समर में तो हमारा साइक्लोन बहुत कमजोर था ना, तो जब साइक्लोन इतना कमजोर है तो इतना अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा ना, तो उसको भी हम देखते हैं। तो हमारा समर का मंथ है, ठीक है। तो जो ये हमारा साइबेरियन हाई का इलाका था, ठीक है, समर में यहां पर गर्मी होगी, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, एक सेकेंड, कहां गया? अब समर के महीने में अब आप मुझे बताइए, ये जो इलाका है, ठीक है, साइबेरिया के आसपास का, ये वार्म होगा, और ओयोशिबो की करंट जहां पर है, ये वाटर बॉडी ये तो अभी भी इससे ठंडी होगी ना, बिकॉज ऑफ कोल्ड वाटर करंट। तो मतलब यहां पर हाई प्रेशर होगा, और इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की ओर हवा चलेगी ना। यहां का कोल्ड एयर मास साइबेरियन हाई की ओर चलेगा, तो इसी एयर मास के कारण, क्योंकि यहां पे ये एयर मास मॉइस्चर को भी कैरी करेगा ना, तो ये रिवर्सल ऑफ विंड है। क्योंकि जो सर्दी में क्या था, सर्दी में साइबेरियन हाई से इधर उल्टा हवाएं चल रही थी नीचे की तरफ, ठीक है। अब इस बार क्या है, इधर ओयोशिबो की करंट से वापस हवाएं चल रही हैं साइबेरियन हाई की तरफ, तो ये मॉनसून सिस्टम की तरह काम करता है। तो ये दिस रिवर्सल ऑफ विंड कॉजेज रेनफॉल हियर इन समर सीजन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और ये मैकेनिज्म स्पेशली समझ में आया होगा, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि आप रिवाइज करिएगा पहले साइक्लोन्स के बारे में ना, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, एंड हाउ आर साइक्लोन्स डिफरेंट देन these anticyclones, and what are the significance of both in shaping the various climate types of the world। तो इसी के अंत में देखिए, ये मैंने आपके लिए एक MCQ सेट किया है, इसको अटेम्प्ट करिएगा और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए है। और ये मेंस लेवल का क्वेश्चन, इसको हम देख लेते हैं जल्दी से। While both DF and DW climates experience severe winters, it is precipitation seasonality that creates the starkest difference. Examine this statement with suitable examples। एकदम हमारा यूपीएससी स्टाइल में क्वेश्चन है, इसको आप करिएगा। एंड क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है कि साइबेरियन हाई कैसे इन्फ्लुएंस करता है DW क्लाइमेट को शेप करने में, बिल्कुल अभी हमने ही पढ़ा, और इससे कैसे सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज चेंज होती हैं। इससे आपका मेंस का सिलेबस भी GS 3 का आई थिंक रिवाइज होगा। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो जो भी आपके सुझाव हो आप उनको मुझे बताइएगा अपने कमेंट सेक्शन में। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप उसको भी ज्वाइन कीजिए। वहां पर हम डेली MCQs को अटेम्प्ट करते हैं, और अभी हम अपनी मैप सीरीज को वहां पर कंटिन्यू कर रहे हैं। तब तक बेस्ट विशेस एंड बेस्ट फॉर लर्निंग। इफ यू वांट टू सपोर्ट मी, अगर आपको अच्छा लगा हो, डू लाइक इट, डू सब्सक्राइब इट एंड डू शेयर इट, क्योंकि ये मुझको सपोर्ट करने का 0 कॉस्ट तरीका है। थैंक यू सो मच।